जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसी करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 12th एट सीबीएसई का पार्ट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, वहाँ से हमने क्वेश्चन पिक किए एंड वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 ओम रेसिस्टेंस 100 ohm resistance is connected to a 220 volt and 50 hertz AC supply। तो हमें क्या क्या दिया है, याद रखिए 100 ohm resistor, तो resistance is 100 ohm। so just we will write given part, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं given क्या क्या दिया है हमें। given part is just it is resistance R इज इक्वल्स टू 100 ओम। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। गिवन फॉर्मूला देन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। एंड ये वोल्टेज जो है ना, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। पीक वैल्यू या मैक्सिमम रहेगा तो हमें दिया रहेगा कि मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ जैसा भी रहेगा। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, तो ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये कितना है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। मुझे नहीं पता आगे इसका क्या यूज है, बट देखते हैं। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, हमें क्या चाहिए, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम जाएंगे RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब हमें चाहिए IRMS, राइट। एंड सेकेंड चाहिए व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड। तो नेट पावर कंज्यूम्ड, राइट, पावर P निकालना है। तो IRMS निकालना है और पावर P निकालना है। तो हम IRMS की बात करें, चलिए पहले हम IRMS निकालते हैं। तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दें। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। तो I क्या होगा, V बाई R। तो V के जगह यहां ERMS बाई R। सो IRMS विल बी, ERMS कितना है हमारा 220 बाई R कितना है 100, सो इट विल बी 2.2 एम्पियर। तो हमें IRMS मिल गया एज 2.2 एम्पियर। एक पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट के लिए जाएं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो ओवर अ फुल साइकिल मतलब हमें एवरेज पावर पूछा है, राइट। और एक रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। तो हमने पढ़ा है, सिंस मैं थोड़ा डिटेल में इसको लिख रहा हूं, हालांकि जरूरत हमारी उतनी नहीं है। तो एवरेज पावर इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है। बट हियर सिंस for resistive circuit current and EMF both are in same phase, तो phi का एंगल 0 हो गया एंड cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो फॉर resistive circuit P average will be ERMS into IRMS। तो ERMS ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ तो दिया ही है 220 वोल्ट इंटू IRMS ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 2.2, सो 0.48 डेसिमल एट वन प्लेस, तो 484। ये कितना हो गया, P एवरेज विल बी 484, पावर है तो यूनिट विल बी वॉट। सो आई होप
इसका आंसर आप लोगों को आया और समझ में भी आया। सो नेक्स्ट सम पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सम वी हैव द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज। देखिए मैंने बोला था कि हमें अगर मैक्सिमम दिया है तो पीक या मैक्सिमम वर्ड दिया रहेगा। पीक मतलब अब क्या हो गया, पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज इज ई नॉट, राइट। तो हमें दिया है, आई विल राइट, चलिए मैं यहाँ पे गिवन पार्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, कहीं भी चलेगा। गिवन क्या क्या दिया हमें, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब ई नॉट दिया है, इट इज 300 वोल्ट, राइट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, तो आरएमएस निकालना है, राइट। क्या निकालना है, आरएमएस वोल्टेज। तो हमें पता है सिंस ई आरएमएस इज ई नॉट बाय रूट 2, सो ई आरएमएस विल बी, ई नॉट का वैल्यू 300 है, बाय रूट 2, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू 1.1 बाई रूट 2। ये थोड़ा कैलकुलेशन मैं आप लोग को समझाता हूँ। हमें 1 बाय रूट 2 दिया है तो 1 बाय 1.414 हो गया, विच इज 0. इसका वैल्यू आएगा फर्दर, दिस विल बी 0.707, याद रखिएगा। सो 1 बाय रूट 2 का वैल्यू है तो 0.707 इंटू 300 कर लेना आपको। तो 3 7 जार 21, 3 7 जार 21 एंड 2 zeros हैं एंड डेसिमल एट 3 प्लेस, तो हमें कितना मिल गया, 212.1 वोल्ट। अंडरस्टूड, ये मिल गया हमें ई आरएमएस, जो कि हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था। अब बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू, तो हमें ई आर एम एस दिया है 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब आई नॉट हमें चाहिए, तो वापस से सॉरी करंट है ना, तो आई आर एम एस है, आई नॉट, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, हाँ आई आर एम एस है, इज 10 एम्पियर। तो आई नॉट पूछा है, तो सिंस आई आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट 2, सो आई नॉट चाहिए तो इट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस कितना है, 10 है, तो रूट 2 का वैल्यू 1.414 इंटू 10, सो आई नॉट का जो वैल्यू हमें मिला, ये मिला 14.14 एम्पियर। तो आई नॉट का वैल्यू हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया, यही हमें चाहिए था। समझ में आया? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, चलिए मैं इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूँ। सो गिवन क्या क्या दिया है, हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टर का, इंडक्टर का। तो हमें दिया है इंडक्टर L इज इक्वल्स टू 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो 44 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी, राइट। और इसके साथ क्या दिया है, 220 वोल्ट, तो ये ई आर एम एस दिया है। क्या है, ई आर एम एस। हमने बताया पीक वैल्यू देगा तभी ई नॉट होगा, नहीं तो क्या रहेगा, हमेशा ई आर एम एस। तो ई आर एम एस इज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू कितना है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आई आरएमएस हमें निकालना है। यहाँ मैंने आंसर इसलिए लिख दिया है कि आप लोग कैलकुलेशन के टाइम पे बाद में चेक कर सकते हैं, बिकॉज मुझे कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम।
तो मैं उसको थोड़ा सॉर्ट करने के लिए आंसर्स फाइनली यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, लेकिन हमें क्या पूछा है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, IRMS इज टू बी फाइंड आउट। तो अब देखें IRMS निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओम्स लॉ ही अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू V बाई R, तो ERMS बाई R, लेकिन R यहाँ डायरेक्टली नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर विच इज XL, तो हम फाइंड आउट करेंगे XL। तो सिंस XL इज ओमेगा इंटू L विच इज 2 पाई F इंटू L, अब वैल्यूज दिए हैं तो XL क्या हो गया, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू F इज 50 इंटू L का वैल्यू कितना है 44 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये 50 टू 100 हो गया, सो 314 इंटू 44 इंटू 10⁻³ ये मैंने क्या किया 50 टू 100 और 100 इंटू 3.14 बिकम्स 3, ये ठीक है। तो हमें एक्सेल तो पूछा नहीं है, तो एक्सेल हम इतना ही निकालेंगे और दैट मच ओम होगा, बिकॉज इसका यूनिट क्या होगा, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल हम पहले फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई FL, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब IRMS निकालें, तो सिंस IRMS इज I क्या है, I इज इक्वल टू V बाई R, तो V के जगह ERMS बाई R के जगह XL, एज आई सेड ना कि XL क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, सो दिस बिकम ERMS ऑलरेडी हमें दिया है 220 वोल्ट, लिखा है हमने यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई XL इज दिस पार्ट 314 इंटू 44 इंटू 10⁻³ आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ये देखो 220 10 2 2 5 राइट, अब 5 बाई जो भी है ये टर्म ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा राइट, सो ये आ गया 5000 बाई 314। तो आप फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा, तो दिस विल बी 15.91। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना क्या आता है। तो हमें IRMS मिल गया, IRMS becomes 15.91 एम्पियर। आई होप आप लोग को इसका कैलकुलेशन एंटायरली पूरा समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4, अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस दिया है ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। इसका भी गिवन डेटा हम सबसे पहले यहाँ लिख लें। गिवन क्या क्या हमें दिया है, हमें दिया है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल्स टू 60 माइक्रोफैराड है। माइक्रोफैराड क्या होता है, 1 फैराड इज 1 फैराड, माइक्रोफैराड इज 10⁻6 फैराड, सो दिस विल बी 60 इंटू 10⁻6 फैराड, ये C हो गया, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। वापस कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है ये ERMS, ERMS इज 110 वोल्ट राइट। 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो हमें IRMS पूछा है राइट। अब फिर से IRMS पूछा है, ये कैपेसिटिव सर्किट है, तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हमें चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस राइट, पूरा लिख देता हूं मैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, XC क्या होता है 1/ωc विच इज 1/2πfc। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये मिलेगा तो हम IRMS निकाल सकते हैं। तो एक तरह से यहां जो कुछ मैं लिख रहा हूं दैट इज काइंड ऑफ अप्रोच फॉर द सम। अब हम आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए XC, तो सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस
capacitive reactance, that is the resistance offered by capacitor XC, is 1 by omega c, which is 1 by 2 pi fc. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, so XC will be 1 by 2 pi fc. तो 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 60 दिया है ना, इंटू सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू 60 इंटू 10⁻⁻⁶. अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको XC का वैल्यू आएगा. हालांकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस पार्ट, ठीक है, मैं यही रहने देता हूँ XC, राइट. बट हमें चाहिए IRMS. इसका फाइनल कैलकुलेशन हमें क्यों नहीं करना है, बिकॉज करके कोई मतलब नहीं है. हमें चाहिए कि IRMS चाहिए, तो वो वैल्यू हम क्यों निकालें. तो IRMS, अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूँ. तो सेकंड पार्ट में हम जाएंगे तो हमें चाहिए क्या, IRMS. तो सिंस IRMS I क्या है, E/R, तो ERMS by XC. I is V by R. ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं, बस I के जगह IRMS है, E के जगह ERMS, और R के जगह क्या है, XC, that is the resistance offered by capacitor. तो 1 by है ये, 1 by XC है, तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एंटायर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ERMS क्या है, ERMS हमें दिया 110 वोल्ट जो यहाँ पे है, और ये 1 by XC है, ये XC का वैल्यू 1 अपॉन दिस है, तो 1 by XC करेंगे तो पूरा ऊपर चला जाएगा. तो सीधा सीधा मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट. अब आप पूरे का कैलकुलेशन करो तो आपको क्या मिलने वाला है, 11 2 22 इंटू 3.14 इंटू 6 6 36 इंटू 10 का पावर 1 2 3 10⁻³ और ये 10⁻⁻⁶, तो हो गया 10⁻⁻3. अब आगे इसका एंटायर कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट 2.49, जो कि हमें दिख जाएगा. अभी यहाँ 10⁻³ है, तो इसको मैं पावर अगर ख़त्म करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.2 इंटू 3.14 इंटू 0.36. देखिए यहाँ 2 पावर एडजस्ट कर दिया, यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर. फाइनल आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, करंट है तो एम्पियर में आएगा. तो IRMS आप फाइनली कैलकुलेट कर लेना. आंसर आना कितना चाहिए, 2.49. पूरा प्रोसेस आप अप्लाई करना, और आप कमेंट में ये जरूर टाइप करिएगा कि वेदर यू हैव गेट द आंसर बाय कैलकुलेशन और नॉट. सो आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4. व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल. अच्छा, 7.3 में क्या था, इंडक्टर था, राइट, इंडक्टर था. और 7.4 वाले में क्या था, कैपेसिटर था. मैं फिर से दिखा दूं आप लोगों को क्वेश्चन वाला पार्ट, तो जस्ट वी कैन सी. देखिए 7.3 ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर यूज हुआ है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस L. और 7.4 वाले में कैपेसिटर यूज हुआ है. तो इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब. नेट पावर एब्जॉर्ब, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, राइट. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेट या P एवरेज है वो होता है IRMS इंटू ERMS इंटू cos phi. यहाँ पे cos phi, phi is the resultant phase angle between
करंट एंड ईएमएफ। तो हम लोग ये देखें कि कैपेसिटिव सर्किट में मैंने एक रूल बताया हुआ है, लार्क फॉर करंट। ये मैं फिर से आज इसमें भी डिस्कस कर देता हूं, लार्क फॉर करंट। तो आपको याद रखना पड़ेगा लार्क फॉर करंट क्या बताया है कि अगर ये कोई सर्किट है, सॉरी ये ग्राफ है कोई, हम लोग लार्क लिया है, L फॉर इंडक्टर, R फॉर रेसिस्टर, C फॉर कैपेसिटर, तो हम ऐसे लिखते हैं L R R C, राइट। L लेफ्ट में है तो लेफ्ट में चीजें नेगेटिव होती है, X पे नेगेटिव होती हैं, तो इंडक्टर में करंट लैग करेगा किससे? EMF से करंट लैग करेगा। तो जब हम इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, इंडक्टिव सर्किट ये, और यहां मैं बना देता हूं कैपेसिटिव सर्किट, दोनों के लिए ध्यान दीजिएगा। लार्क इंडक्टर में क्या लीड करता है, क्या लैग करता है? इंडक्टर में करंट लैग करता है, लेफ्ट में है ना तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव मतलब लैग करेगा कौन? करंट। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे देता हूं तो सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इंडक्टर में ईएमएफ लीड करेगा। अगर ये हमारा करंट हो गया तो ये हो गया ईएमएफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, राइट। और कैपेसिटिव सर्किट में अगर हमारा यहाँ बताया करंट लीड करेगा और ईएमएफ लैग करेगा, तो अगर करंट ऐसा है तो ईएमएफ लैग करेगा, तो ये ईएमएफ हो गया, ये करंट हो गया, ये ईएमएफ हो गया, तो इधर ये वापस थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री फेज इनका, राइट। यस, तो दोनों के केसेस में मैं यहाँ थीटा के जगह फाई लेता हूँ, तो इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग फाई जो है वो 90 डिग्री है, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos 90 कितना होता है? सॉरी, cos 90 इज 0, याद रखिए। सो दोनों केसेस में यही मेन एक्सप्लेनेशन यही है। तो इन बोथ द केसेस डायरेक्टली वी कैन राइट कि फॉर inductive circuit, P average will be IRMS into ERMS into cos 90, because phase difference इनका 90 है, since phi is 90, so एवरेज पावर क्या हो गया इनका? 0 हो गया। आई होप ये टर्म समझ में आया। सेम वे सीधा सीधा यहाँ पे भी बस इंडक्टिव के जगह क्या लिखना है? फॉर द कैपेसिटिव सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट वापस से एंटायर पार्ट सेम लिखना है। पी एवरेज विल बी IRMS into ERMS into cos 90, और cos 90 0 होता है तो P एवरेज क्या होगा? 0 होगा। आपको रीजन ये देना है कि सिंस फेज डिफरेंस उसका क्या है? 0 है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के लिए। ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इन सीरीज LCR सीरीज सर्किट विद L C एंड R दिया है। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर वैल्यू फॉर दिस सर्किट? क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके वैल्यूज हम लिख लें। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है जस्ट आई विल राइट गिवन पार्ट सब कुछ, L 2 हेनरी, C 32 microfarad which is 32 into 10 raised to minus 6 farad, एंड R का वैल्यू दिया है 10 ओम, राइट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, पहले तो चाहिए दो चीजें, ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट पार्ट आई विल राइट, अच्छा एक चीज और निकाल लें, ये L है तो हमें पता है सिंस XL इज ओमेगा इंटू L, राइट। चलिए ये भी हम निकालेंगे, एंड XC
विल बी 1 बाई ओमेगा सी, बट इसके लिए भी ओमेगा का वैल्यू हमें चाहिए, राइट? और दोनों मिल जाए, आर पता है तो क्वालिटी फैक्टर हमें वो भी पता है, जस्ट वी कैन राइट द वैल्यू। तो पहला तो हम ओमेगा आर निकालेंगे, तो आई विल से कि फॉर रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है? फॉर रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी। ऑलरेडी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कैसे, ये कैसे आया कि कंडीशन है रेजोनेंस की, फॉर रेजोनेंस कंडीशन है एक्सएल मस्ट बी इक्वल्स टू, सॉरी, एक्सएल मस्ट बी इक्वल्स टू, ग्रेटर क्यों लिख रहा हूं मैं, XC, but XL is omega into L and it is 1 by omega C. So omega square is equals to 1 by LC. Omega इधर ले लिया. So omega will be 1 by root of LC. ये फार्मूला हम पहले अप्लाई कर लें, वही लिख दिया. So omega will be 1 by root of L का वैल्यू 2 into C का वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻⁶. थोड़ा बहुत इजी है. 32 टू ज़ा 64, 64 का रूट 8, तो 1 बाई 8 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये 10⁻⁻6 का रूट कितना होगा, 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1000/8, राइट? एंड 1000/8, ठीक है. ये हमें क्या मिल गया, दिस विल बी ओके 1000/8 means 500/4, तो 125. yes, this is 125 ओमेगा है, तो रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड. तो ओमेगा हमें मिल गया 125 रेडियन पर सेकेंड. अब अगला क्या है, यहां से ओमेगा इंटू एल करके हम एक्सएल निकाल सकते हैं. तो एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इज 125 इंटू L is 2, that is 250. 250 XL निकाल रहे हैं ना, ओम आ गया. और XC चाहिए तो 1 बाई ओमेगा सी, विच इज 1 बाई ओमेगा इज 25 इंटू सी का वैल्यू कितना है 32 इंटू 10⁻⁻6. तो इसका वैल्यू जो आएगा XC का, वो क्या आ गया, 25 इंटू 4 करेंगे तो 500 आएगा, और 500 8 जा, ठीक है, 10⁻⁶ अपॉन ये 4 का इसमें किया तो 500 इंटू 8, 500 इंटू 2 इंटू 4 कर देता हूँ. ओके, 4 2 जा 8, 4 जा 32, राइट. अब ये 1000 हो गया, 1000, तो 1000 यहाँ से कम हो गया, तो 10⁻3/4, 1000/4 will be 1000/4 will be 250, राइट. तो XC मिल गया 250 ओम. ये एंटायर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा. व्हाट इज द Q वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर फॉर दिस सर्किट? तो Q का वैल्यू जो है वो XL/R होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फार्मूला है. सिंस क्वालिटी फैक्टर इज XL/R, XL का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. XL का वैल्यू 250/R जो है रेसिस्टर वो 10 है, सो इट विल बी 250. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया 250. आई होप ये सम भी आप लोग को समझा है. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना दिया है कैपेसिटर का, 30 माइक्रोफैराड. सो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ गिवन पार्ट, क्या क्या दिया हमें, 30 ओम माइक्रोफैराड कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैराड, विच इज 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराड,
is connected to a 27 मिली हेनरी इंडक्टर तो इंडक्टेंस दिया है 30 मिली हेनरी, तो ये टर्म आ जाएगा हमें ओके 30 मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, राइट, ये L हो गया। एंड व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालना है, ठीक है। और यहां हमें दिया है कि ये कौन सा सर्किट हो गया, एलसी सर्किट हो गया, एलसी, राइट, एलसी सर्किट। तो एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर, ये एलसी सर्किट हो गया। तो फॉर एलसी सर्किट हमें कंडीशन पता है कि सिंस ओमेगा is 1/root of LC, so omega will be, ओमेगा ही पूछा है हमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1/root of L और C के वैल्यूज पता है, L का वैल्यू कितना है 30 × 10⁻³ और C का वैल्यू है 30 × 10⁻⁶, तो -6 -3 -9 हो गया, इट विल बी 1/30 का रूट ले लें तो 30 हो गया इंटू रूट में 10⁻⁹ हो गया, तो -9 को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/30 इंटू रूट ऑफ 10⁻⁸ इंटू रूट ऑफ 10⁻⁻1, जो कि ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻4 बाहर आ जाएगा, तो 1/30 इंटू 10⁻⁻4 इंटू रूट ऑफ 10⁻⁻1 विल बी 1/√10, तो ये ऊपर जाके √10 हो जाएगा। तो आप इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अब मैं अगर यहाँ कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, सो हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ये √10 का वैल्यू 3.162, ओके, 3.162 अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻4, तो ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, आप पूरा एंटायर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलना चाहिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 1111 पर सेकेंड, ओके। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकेंड होगा ओमेगा, ठीक है। यूनिट मैं रेडियन पर सेकेंड लिख देता हूँ, यहाँ पर सेकेंड नहीं होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको देखिएगा, आपका फाइनल कैलकुलेशन कितना आ रहा है। सो चले हम लोग नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। Suppose the initial charge on the capacitor in exercise 7.7 is 6 milli, what is given, coulomb, okay। तो हमें दिया है, I will write just here कि हमें दिया क्या है गिवन पार्ट में, C मतलब कूलाम है, तो चार्ज Q is equals to, anyhow just we can write capital Q or small q, Q is equals to कितना है 6 मिली कूलाम, which is 6 into 10⁻⁻³ कूलाम। मिली कितना होता है 10⁻⁻3। और what is the total energy stored in the circuit, total energy हमें निकालना है, और what is the total energy, okay, at later time। लेटर टाइम भी एनर्जी वही रहेगी, बट इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, तो कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड है, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, राइट, यस। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करेंगे, बट इस
7.7 सम से हमें क्या यूज करना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू ले लेना है 30 माइक्रोफैराड। तो ये अगले सम में मैं यूज कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैराड विच इज 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ये C हो गया। तो हमें पूछा व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट है, तो सिंस जो एनर्जी है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, इसके कई फार्मूलाज हैं, हाफ Q इंटू वी इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये तीन है, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, तीनों फार्मूलाज हैं। बट हमें किसी फार्मूले में क्या नहीं दिया है, पोटेंशियल नहीं दिया है, राइट, पोटेंशियल इज नॉट गिवन। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है, Q दिया है और C दिया है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज। सो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। सब वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है, हाफ Q का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻3, इसका होल स्क्वायर कर दिया, बाई C का वैल्यू कितना है, C कैपेसिटेंस 30 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो हाफ इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻6। तो ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 18 जा 6 3 जा 6, नहीं 6 से नहीं कैंसिल करें हम, इसको कैंसिल करें किससे, 2 से, 3 से, 3 6 जा एंड 3 10 जा, तो आपको आ गया 6/10 विच इज 0.6 सिंपली। तो एनर्जी हमें क्या मिल गया, 0.6 जूल। आई होप ये भी सम आप लोग को समझा 100%। तो हमें टोटल एनर्जी, अच्छा जो एनर्जी पहले स्टोर्ड है वही बाद में भी रहेगी, बिकॉज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में जब LC सर्किट एक बार चार्जिंग गेन करता है फिर वो लूज करता है तो टोटल 0 हो जाएगा, फिर से वो गेन करेगा तो वापस से उतना ही एनर्जी होगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। सो नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। अ सीरीज LCR सर्किट हैज रेसिस्टेंस, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जस्ट वी कैन राइट, लिख लेते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस दिया है हम लोग को, रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 20 ओम, यहाँ डायरेक्टली दिया है L इज इक्वल्स टू 1.5 हेनरी, C इज इक्वल्स टू 35 माइक्रोफैराड विच इज 35 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ये वाला वैल्यू इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल हमें दिया है V as 200 volt supply when the frequency of the supply equals to the natural frequency। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या दिया है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस दिया है। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एवरेज पावर हमें निकालना है। तो सीधी सी बात हो गई कि एट रेजोनेंस, बिकॉज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस दिया है, तो एट रेजोनेंस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस Z will be equals to R। तो इम्पिडेंस हमें क्या मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस विच इज 20 ओम। और हमें क्या पूछा है फाइनली, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड। तो ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया, बिकॉज रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, XL मस्ट बी इक्वल्स टू XC। तो अगर XL XC के बराबर हो गया तो L और C का कोई यूज नहीं है हमारे लिए। तो एट XL इज इक्वल्स टू XC जो इम्पिडेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू रेसिस्टर।
मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि z क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ना. तो एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्सएल मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सी. अगर ऐसा हुआ तो z विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर, बिकॉज ये टर्म पूरा जीरो हो गया तो z बिकम्स इक्वल्स टू आर. वही तो मैंने यहाँ लिखा है कि एट रेजोनेंस z इज इक्वल्स टू आर. तो ये टर्म हो गया. और हमें चाहिए पावर, तो सिंस पावर इज v स्क्वायर बाई आर, तो r के जगह यहाँ z हम डाल दें या z डालेंगे तो r, तो v स्क्वायर बाई z, विच इज v का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है. v का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट, यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी दिया है. तो 200 का स्क्वायर बाई z का वैल्यू 20. सो 200 इंटू 200 बाई 20, 20 टेंजा, तो आपको आ गया पावर इज इक्वल्स टू 2000 वॉट या 2 किलो वॉट, बिकॉज किलो मतलब 10⁻3. सो वी गेट ओके, ये आंसर हमें मिल गया. ओके अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. अ रेडियो can tune over the frequency range of proportion in megawatt broadband 800 kilohertz to 12 kilohertz. अब इसमें दो पार्ट है. If LC circuit has an effective inductance of, effective inductance हमें क्या दिया है, दो पार्ट है इसमें. मैं इसको दो अलग अलग जगह पे सॉल्व कर रहा हूँ. एक जगह इफेक्टिव इंडक्टेंस हमें दिया है L 200 माइक्रो हेनरी. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी. एंड फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है, एक का फ्रीक्वेंसी आई विल राइट F1 इज 800 किलो हर्ट्ज, विच इज 800 इंटू किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज. ओके ये हेनरी है, ये हर्ट्ज है. नेक्स्ट यहां के लिए दूसरे कंडीशन के लिए भी L जो है वो 200 माइक्रो हेनरी है, विच इज 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी. एंड फ्रीक्वेंसी रेंज इसका F2 दिया है 1200 किलो हर्ट्ज, मीन्स 1200 सॉरी इंटू 10⁻³ हर्ट्ज. हमें क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर. हमें कैपेसिटर चाहिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एलसी है. रेडियो में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होता है. तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए एलसी के लिए हमें पता है कि व्हेन रेजोनेंस के लिए, राइट, रेजोनेंस के लिए XL मस्ट बी इक्वल्स टू XC. तो XL अगर XC के बराबर हुआ तो ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई LC. सो ओमेगा इज 2 पाई F का स्क्वायर इज 1 बाई LC. अब देखिए हमें क्या चाहिए, इंडक्टर चाहिए. तो मैं इसके आगे का कैलकुलेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये टर्म अगर हमें पता है तो यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, L दिया है, F दिया है, F दिया है, L दिया है, तो C हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना. तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकालूंगा, या एक दो स्टेप बढ़ा लेता हूँ पहले वाले में. सिंस ओमेगा स्क्वायर is 1 by LC, so omega is 2 pi F का स्क्वायर is 1 by LC, which is 4 pi square F square is equals to 1 by LC. हमें चाहिए क्या, हमें पूछा है कैपेसिटर, तो C will be 1 upon L into 4 pi square into F square.
बस यही हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। सो अब मैं डायरेक्टली इसी को एज अ फार्मूला यूज करूंगा, तो जो C1 मुझे मिलेगा वो C1 क्या होगा, एज वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, C1 विल बी 1 अपॉन L1, L तो सेम है दोनों के लिए, तो L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं है, L इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू F1 स्क्वायर, राइट। तो C1 हमें मिल जाएगा 1 अपॉन, अब कैलकुलेशन पार्ट, L का वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू F1 स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी क्या है 800 इंटू 10⁻3, 800 इंटू 10 सॉरी 800 इंटू 10⁻3, ये एंटायर कैलकुलेशन आप करोगे तो C1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कितना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 198 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁹ फेराड आता है आंसर। अगर इसके आसपास तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सेम वे आपको C2 निकालना है, तो बस ये पूरा कैलकुलेशन रहेगा, यहाँ पे F2 सॉरी स्क्वायर है, F2 का स्क्वायर आएगा, तो इट विल बी 1 अपॉन, मैं सिर्फ वैल्यूज डाल देता हूँ, L का वैल्यू वापस 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर इंटू F2 स्क्वायर, F2 हमारा कितना है 1200 इंटू 10⁻3, तो 1200 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर, और इसका भी आंसर आप चेक करिएगा, इट शुड बी वेरी क्लोज टू 88 इंटू 10⁻⁹ फेराड, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन आप देखिएगा, अगर आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा मुझे, और नहीं भी आता है तो कमेंट करिएगा। तो आई होप ये भी सम आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम है सॉरी फिगर 7.21 shows the series LCR सीरीज सर्किट है कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वोल्टेज है ये, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। L हमें दिया है, C दिया है, R दिया है, विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, बस इतना ही टर्म दिया है, राइट, और कुछ नहीं दिया है। ये हमारा ERMS है, क्योंकि वोल्टेज है ना, तो ERMS हमें दिया है 230 वोल्ट, यहाँ मैंने लिख दिया है ERMS इज 230 वोल्ट, एंड हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, ए पार्ट, रेजोनेंस, सिंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इज 1/2 रूट ऑफ LC, डायरेक्ट वैल्यूज रख दीजिए, तो 1/2 रूट ऑफ L का वैल्यू 5 हेनरी, C का वैल्यू 80 माइक्रोफेराड है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेराड, राइट। अब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, उसका यूनिट आप लिख सकते हो हर्ट्ज, ठीक है। अब बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में बोला ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो इम्पीडेंस क्या होगा, सो एट रेजोनेंस Z इज इक्वल्स टू R, तो Z विल बी, इम्पीडेंस Z विल बी, R का वैल्यू कितना है 40 ओम है, तो ये डायरेक्टली 40 ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पूछा है बी में, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट चाहिए, तो मतलब I चाहिए, तो I विल बी I क्या होता है V/R होता है, तो ERMS
बाई, ये RMS है, बाई Z, और ERMS ऑलरेडी हमें दिया है, दैट इज 230 वोल्ट, 230 अपॉन Z का वैल्यू 40 है, तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो IRMS will be 23/4, almost 6 एम्पियर। ओके, या आप पूरा 5 पॉइंट जो भी आएगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट। तो आपको निकालना है ER। ER क्या होगा? I इंटू R, EC will be I into XC, EL will be I into XL। अब आपको एक और काम करना है कि यहाँ हमें L और C दिया है, तो आप यहाँ EL निकालोगे। EL will be I into XL, I into, थोड़ा लेंदी है सब। I का वैल्यू करंट ऑलरेडी हमने निकाला है, 23/4 इंटू XL इज ओमेगा L, बट ओमेगा हमने निकाला है क्या? ओमेगा नहीं निकाला। ओमेगा आप 2πf से यहां से करके निकाल सकते हैं आप। तो 23/4 इंटू ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज 1/√ऑफ LC। ओके, ओमेगा इज 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है ना, ठीक है, हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाला है। तो ओमेगा इज 2πf, एफ का वैल्यू नहीं दिया है, एफ का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लो पहले, 2πf, राइट। तो ये ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ यूज कर लेंगे, इंटू एल का वैल्यू दिया है, तो ओमेगा इंटू एल करके आप आगे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही फिर हमें EC निकालना है। EC क्या होगा? I इंटू XC, I इंटू XC, बट I इंटू XC क्या है? XC इज 1/ωc। अब देखिए आपको वापस से सब कुछ दिया, I दिया है, IRMS पता है, ओमेगा 2πf से जो आप यहाँ निकालोगे, इंटू C कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो सब वैल्यू डालोगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग ये पार्ट एंटायरली कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट इसमें शायद रह गया है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, तो जो डेल्टा E होगा वो आपको मिलेगा EL माइनस EC, राइट। तो आप EL निकालना यहाँ से, और EC जो यहाँ से मिलेगा वो दोनों का डिफरेंस विल बी डेल्टा E। तो ये तीनों पार्ट आप एंटायरली कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को पूरा समझ में आया या नहीं आया। और मैं ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा। एंटायर मेरा एम है कि जल्दी से जल्दी एंटायर CBSE जो है 12th फिजिक्स NCERT का पूरा एंटायर पार्ट का वीडियो मैं आप लोग के लिए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।